नाभिकीय बल। देखो नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक में हमारे पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच कौन सा बल लगता है? वैद्युत प्रतिकर्षण बल। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर प्रोटॉनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, फिर भी नाभिक हमारा क्या है? एक अति सूक्ष्म स्थान है। कितना कोटि में होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि में होता है। 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि में होता है। इतनी छोटी रेंज बताओ, इतने की कम स्थान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे रह सकते हैं? जबकि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है? एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि जैसे सोडियम हमारा है, तो सोडियम के नाभिक में 11 हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है, और प्लस 12 क्या है? न्यूट्रॉन है। अब बताओ इतने कम स्थान में 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रह सकते हैं, जबकि उसमें 11 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगा के प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, नाभिक को दूर हटाने का प्रयास कर रहे होंगे, तोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। इनके बीच लगता है वैद्युत प्रतिकर्षण बल, जिसे कूलाम बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं कूलाम बल कहा जाता है। समझ में आ रही है? लेकिन इसके बाद भी अगर ये बंधे हैं और इनको किसी ने इतने कम स्थान में बांध के रखा, तो निश्चित सी बात है कि कोई एक ऐसा बल है जो बिना भेदभाव किए कि ये प्रोटॉन है यानी ये आवेश है, ये बिना आवेश का है। सबको कोई एक ऐसा बल है जो नाभिक के सभी कणों को यानी न्यूक्लियनों को आपस में बांध रहा है। कोई एक ऐसा बल जरूर होगा, नहीं तो ये तो प्रतिकर्षण के दूर भगा देंगे, इसको नहीं भगा देंगे। प्रोटॉन को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित करके दूर कर देंगे। फिर भी नाभिक इतने छोटे में बंधा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बल है जो सभी कणों को क्या कर रहा है? बड़ी ही प्रबलता के साथ बांध के रख रहा है। उसी बल को हम कहते हैं नाभिकीय बल। समझ में आई कि नहीं बात? एक बार फिर सुनो। हम जानते हैं कि नाभिक में हमारा क्या पाया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन पे क्या होता है? धनावेश, और न्यूट्रॉन क्या हो गया? उदासीन। अब आते हैं नाभिक हमारा क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म भाग, 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि में अति सूक्ष्म स्थान में क्या रहता है? पूरे न्यूक्लियन इसी में बद्ध रहते हैं। अब प्रोटॉन के बीच क्या लगता है? वैद्युत प्रतिकर्षण बल, या वही कह लो कूलामी प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके बावजूद वैद्युत प्रतिकर्षण बल या कूलामी बल के बावजूद भी नाभिक हमारे इतने कम स्थान में बंधे होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। अतः इसे किसी बल ने बांध के रखा होगा, इसे किसी बल ने बांध के रखा होगा। उसी बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय बल कहा जाता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? इसी बल को क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय बल। यानी ये सिंपल सी भाषा हम कहें तो वह बल जो क्या करता है? नाभिक के सभी न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन मतलब वही न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को आपस में क्या करता है? अति सूक्ष्म स्थान में बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से बांध के रखता है। उसी बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहा जाता है। नहीं तो ये तो आपस में बंधने से रहे, प्रोटॉन को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी थोड़ी सी विशेषता जान लो। इस बल की विशेषता इसकी क्या होती है? विशेषता सही लिखें? विशेषता सही है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत लिख दिए? या विशेषता कह लो या फिर गुण कह लो। इसकी क्या 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 इसकी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, सिंपल से तुम इसके बारे में बस समझ लो, क्योंकि ये सब जानते हो, यहाँ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आगे कहीं कंपटीशन मान लो पूछ दिया गया तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। नाभिकीय बल, एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यह एक प्रबल आकर्षण बल है। क्या ये आकर्षण बल अगर नहीं होता तो बताओ इनको बांध के रखता? अगर न्यूक्लियनों को बांध के रख रहा है तो कैसा बल है ये? आकर्षण बल है। और इतनी दृढ़ता से बांध रहा है कि बताओ, हम कह रहे हैं अभी किसी का परमाणु को मान लो 50 हो गया, तो उसमें 50 प्रोटॉन हो गए, लगभग 50 के आसपास न्यूट्रॉन भी होंगे। अब 50 प्रोटॉन इतना बल लगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, उसके बाद भी उसको बांध के रख रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रबल होगा। और उनको बांध के एक दूसरे के समीप रख रहा है, इसको लोग कैसा बल है? ये आकर्षण बल है। कैसा बल है? ये आकर्षण बल है। तो नाभिकीय बल वास्तव में प्रबल आकर्षण बल है, और अब तक की सबसे खोजों के अनुसार सबसे प्रबल बल यही है। इसके बारे में भी हमने बताया था। सबसे मजबूत बल अगर प्रबल बल कोई है तो कौन सा बल है?
नाभिकीय बल है। लेकिन दूसरी इसका गुण क्या है, यह जो है लघु परास का है, ज़्यादा रेंज में काम नहीं करता है, लघु परास है इसका, या लघु परिसर हो गया। लघु परास का मतलब 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में ही लगभग में काम करता, बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ी तो नहीं काम करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तीसरी चीज कि यह जो बल है यह वैद्युत बल नहीं है। यह जो प्रबल बल है वैद्युत बल नहीं है, क्योंकि अगर वैद्युत बल अगर होता, अगर ये वैद्युत बल अगर होता तो यहाँ पर यह न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि किसके ऊपर लगता है, प्रोटॉन के ऊपर ही लगता है। पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समान बल से बांधता है, यानी इसके लिए आवेश, ये आवेश है ना, और अनावेश का कोई मतलब नहीं है, यानी वैद्युत बल नहीं है। यानी हमारा जो नाभिकीय बल है, पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में कि वैद्युत बल हमारा कौन सा बल है कौन नहीं है, तो ये एक वैद्युत बल नहीं है। वैद्युत बल हमेशा किसके बीच लगता है, आवेशों पे ही लगता है, बिना आवेशों पे नहीं लगेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत बल है, नाभिकीय बल जो है वैद्युत बल नहीं है। और क्या, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल भी नहीं है। दस्ताना पहनने से फायदा देख लो। चुंबकीय बल, अगर मैं इसको अपने पैसे से खरीदता ना तो दस्ताने से पक्का नहीं मिटा था, दूसरे का नहीं होता। तो चुंबकीय बल नहीं है, ठीक है। इसके कुछ गुण हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा चुंबकीय बल भी नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल हम जानते हैं जहां पे चुंबक होगा वहीं पे चुंबकीय बल लगेगा ना, यहां पे कोई चुंबक बनने वाला नहीं है। चुंबक या तो आवेश की गति से बनता है, पर इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे कण स्थिर होते हैं। नाभिक के अंदर कण क्या होते हैं, स्थिर होता है। तो ये चुंबक बल भी नहीं है। इसके अंदर जब आवेश दौड़ता, धारा का लक्षण आता, तब न चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। पर इसमें हमारा क्या होता है, नाभिक में दृढ़ता से बधे रहते, घूमते थोड़ा है प्रोटॉन, भाषमारी, इसलिए चुंबकीय बल भी नहीं है। और आखिरी आ जाओ, यह गुरुत्वीय बल भी नहीं है। यह गुरुत्वीय बल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल अगर इनके द्रव्यमान के हिसाब से, इनका द्रव्यमान इतना कम है, बताओ हम इतने विशाल पिंड हैं, 70 किलो 80 किलो के हम लोग हैं, कभी हम लोग आकर्षण बल का अनुभव करते हैं? यहाँ पे दीवार है, दीवार हमको खींच रही है ना, ये कम से कम 200-400-500 किलो की होगी मान लो, वैसे पूरी दीवार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये हमको आकर्षण बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है, द्रव्यमान के कारण दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बताओ जब ये 500 किलो का जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बड़े पिंडों में महसूस होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल है। कैसा बल है, कमजोर बल है। ये इसलिए पता चलता है क्योंकि पृथ्वी विशाल है, इसलिए पृथ्वी हमको खींच लेती है। अगर हमको पृथ्वी खींचना हो तो नहीं खींच सकते, क्योंकि हमारे पास उतना द्रव्यमान ही नहीं है। तो जब हम लोग 70-80 किलो के या 1,000 किलो की वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक कमजोर बल है। तो ये बताओ यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है? इतने छोटे छोटे कणों पे इतना प्रबल बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कतई नहीं है। तो ये सब विशेषता याद रखना, ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये चुंबकीय बल भी नहीं है, वैद्युत बल भी नहीं है। यह एक प्रबल आकर्षण बल तो है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये बल नहीं है। इसके अलावा ये लंबी रेंज में नहीं काम करता, ये लघु परास में काम करता है। और सबसे प्रबल बल यही है, सबसे प्रबल बल। समझ में आ गई? सबसे प्रबल बल यही है। बस इतनी विशेषता याद रखो, बाकी नाभिकीय बल जान गए सिंपल सा। नाभिक के अंदर वह बल या नाभिक पे कार्यरत वह बल जो सभी न्यूक्लियानों को यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों क्या करता है, दृढ़ता से बहुत ही अति सूक्ष्म स्थान में बांध के रखता है, उसी बल को कहते हैं नाभिकीय बल कहा जाता है। सिंपल सा एकदम। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है। वैसे ध्यान रखना, विशेषता में इसमें कोई भी बल देता है, किसी भी बल का नाम दे दे, जैसे कह दे केंद्रीय बल, कोई भी बल का नाम दे दे, तो यह उनमें से कोई भी बल नहीं है, कोई भी बल नहीं, किसी की भी चर्चा की जाए, ये अपने आप में एक स्पेशल बल है, अलग बल है, ठीक है ना। ये जो हमारा नाभिकीय बल है, अब आ जाओ इसमें होता क्या, हम यहीं से रेडियो एक्टिविटी पे जाते हैं, यहीं से तुरंत जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्या होता है, नाभिक का आकार बढ़ता जाता है, उसमें किसकी संख्या बढ़ती जाएगी, प्रोटॉनों की। तो वहाँ कौन सा बल बढ़ रहा है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल या कूलाम बल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, बात में आ रही है। और उसके साथ साथ एक और घटना घटेगी, जब उसका आकार बढ़ता जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं नाभिक का आकार जो होता है, किसका आकार, नाभिक का जो आकार होता है 4/3,
या सीधे आर कर लो। आर जो होता है ए की पावर 1/3 की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ा नहीं हमने, पढ़ा है, न्यूक्लियनों की संख्या। अब जैसे जैसे हमारे नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। आकार बढ़ने पर अभी पढ़ लिए कि एक कम रेंज में काम करता है, आकार बढ़ने पर ये बल हमारा अब क्या होने लगेगा, एक काम करना कम कर देगा अब, क्योंकि ये जो बल है सबसे अब तक जितना भी बल मिला सबसे सर्वाधिक प्रबल बल है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। जब आकार उसका जैसे से बढ़ने लगेगा ये बल हमारा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। उसी के साथ एक और घटना घटेगी, जब ये संख्या न्यूक्लियनों की बढ़ रही है तो इसमें प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, उनके बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल और कूलाम्ब बल भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी यहाँ पे प्रतिकर्षण बल बढ़ रहा है और जो बल इनको बांध के रख रहा है आकर्षण बल, उसकी रेंज के बाहर वो कट जा रहे हैं अब। तो इसके साथ ही एक नई घटना घटेगी कि यहाँ प्रतिकर्षण बढ़ने से हमारा नाभिक हल्का हल्का अपने से क्या होगा, इसमें से फूटना शुरू हो जाएगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा, इसमें से विघटित होना शुरू हो जाएगा। जब टूटेगा तो छोटे छोटे कण इसमें से बाहर निकलते हैं, पूरा थोड़ी टूट जाएगा, क्योंकि जहाँ तक इसके संभालने की क्षमता वहाँ तक तो टूटने नहीं देगा है। बात में आ रही है। तो ज़्यादातर ये गुण कहाँ पाया था, परमाणु क्रमांक 80 के पार, जेड बराबर 80 के पार। जैसे कि हम यहाँ साड़ी में देख भी सकते हैं 84 से हमारा शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, 84 से। जेड बराबर क्या हो गया, 84 से। जब 84 से ही तत्व ऐसे पाए जाते हैं, सबसे पहला तत्व कौन होता है, पोलोनियम, ठीक है ना, पोलोनियम सबसे पहला तत्व होता है। तो यहाँ पे जैसे 84 हम लोग शुरू करते हैं, 84 से लेकर तत्व हमारे अब इतने भारी हो जाते हैं, उनका नाभिक का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल अब क्या करेगा, उसके रेंज के बाहर हो गया, परिसर के बाहर होने लगा। तो नाभिकीय बल अब कम कार्य करता है बाहर की रेंज में, और वहाँ पे कौन काम कर रहा है, ये तो हर जगह काम करेगा, इसके लिए कोई रेंज माने रखती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन से प्रोटॉन ये प्रतिकर्षण बल हमारा बढ़ता जाता है, यहाँ कूलाम्ब बल बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक हमारा स्वतः क्या होगा, बाहर जो रेंज के ज़्यादा रेंज के बाहर जो कट जा रहे हैं वो फूटने लगेगा। तो इसमें से हमारे छोटे छोटे कण निकलना शुरू हो जाते हैं। बात में आ रही है। इसी घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो अभी ऑब्जेक्टिव में 2022 में ही पूछा गया था कि रेडियो एक्टिवता जो होती है वह किस बल के कारण होती है, नाभिकीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल, और भी कई बल दिया था, उसमें कूलाम्ब बल भी दिया था। तो उसका कारण मुख्य कौन है, कूलाम्ब बल है, यही प्रतिकर्षित करता है ना। तो इसके प्रतिकर्षण बल से ही, ठीक है, इसके कार्य फूट रहा है, इसके कारण थोड़ी, ये तो बांधने का काम करता है, लेकिन इसी बल के कारण क्या होता है, नाभिक हमारा धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाता है। और जब नाभिक विघटित होने लगेगा तो इसमें से कण निकलते हैं। इसकी जो खोज की थी वह की थी हेनरी बैकरल ने। किसने की थी, हेनरी बैकरल थे, बैकरल। इन्होंने कई कण उठाए थे। इन्होंने जो सबसे पहले कण उठाया, जानते हो क्या लिया इन्होंने, कुछ देखो यहाँ हम थोड़ा सा बताते जा रहे हैं, हालांकि जितना पूछने लायक था सब बता दिया हमने, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हो सकता है जो आगे कहीं कंपटीशन के साथ काम देते हैं, कौन जानता है। देखो पदार्थ हमारे जो होते हैं, पदार्थ, ये पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे थे, मटेरियल का वर्गीकरण कर रहे थे, मटेरियल का। तो इन्होंने सबसे पहला पदार्थ उठाया, प्रतिदीप्त पदार्थ नाम दिया इन्होंने। एक क्या नाम दिया, प्रतिदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे, प्रति का मतलब समझ लो प्रतिक्रिया, प्रति मतलब प्रतिक्रिया। जैसे हमने दीवार पर टार्च जलाई, प्रकाश से टकरा के आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो वे वस्तुएं जिनको हम जब प्रकाश देते हैं, तो जब तक इसको प्रकाश देंगे तब तक ये भी हमें प्रकाश देगा, जब तक इसको हम प्रकाश देंगे तब तक हमें प्रकाश देगा। उसको कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं उसको, प्रतिदीप्त पदार्थ। जैसे कुछ ये देखे होगे कि जैसे हमने कांच पे या किसी चीज़ पे, जैसे कांच ही ले लो, या किसी चीज़ पे लाइट ऐसे दिया तो तुरंत क्या करता है, वो भी हमें प्रतिक्रिया के तौर पे क्या देता है, प्रकाश। और वो प्रकाश तभी तक देता है जब तक उसको हम प्रकाश दे रहे होते हैं। जैसे प्रकाश हम हटाएंगे वो भी प्रकाश देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ से याद रखना, प्रतिक्रिया के तौर पर जब तक हम देंगे तब तक वो प्रतिक्रिया के तौर पर हमें दीप्त देता रहेगा, ठीक है। हम जब तक उसको दीप्त का मतलब प्रकाश देते रहेंगे तब तक हमें प्रतिक्रिया के तौर पे प्रकाश देता रहेगा। जैसे हमने प्रकाश हटाना बंद कर दिया, वो हमारा जो है प्रकाश देना बंद कर दिया। तो इस घटना को प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिदीप्ति, मतलब प्रतिक्रिया के तौर पे दीप्त प्रदान करना, प्रतिदीप्ति कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ। सुनाई, इस उन्होंने खोज किया तो उन्होंने बताया कि हमारे जो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसको हम प्रकाश दे रहे हैं, तो जब तक दे रहे हैं तब तक वो हमको प्रकाश दे रहा है, तो हो गया हमारा प्रतिदीप्त, और इसको क्या कहेंगे, प्रतिदीप्ति। दूसरा वो पदार्थ जिसको हम अगर प्रकाश दे रहे हैं और प्रकाश हमने दे के उसको बंद कर दिया, उसके कुछ देर बाद तक भी वो प्रकाश देता रहे। जैसे कुछ
घड़ी आती है, उसकी जो ऊपर की जो कांच होते हैं, टार्च जला के ऐसे छोड़ दोगे, थोड़ी देर हटा दो, थोड़ी देर तक वो प्रकाश देता रहता है। जो हमने प्रकाश ऊर्जा दिया है उसको पाक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और जब वहाँ से वापस आएगा वो तो कम ऊर्जा का उत्सर्जित करते हुए धीरे धीरे वापस आता है, तो उत्सर्जन होता है वापस। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हमने प्रकाश दिया, तो देने के बाद जब हम प्रकाश हटा लेते हैं तो कुछ समय बाद तक भी वो प्रकाश देते रहते हैं, उसे कहते हैं स्फुरदीप्त। क्या कहते हैं उसको? स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं, स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। और इसके इस गुण को स्फुरदीप्ति कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश हम देंगे दोनों में, दोनों घटनाओं में क्या कॉमन है? दोनों घटनाओं में कॉमन क्या है? प्रकाश देना है। ठीक है, प्रकाश देने पर, प्रकाश जब देंगे इसमें, प्रकाश देने पर जैसे प्रकाश हटाएंगे, प्रकाश के हटाते ही ये दीप्त कब तक उत्पन्न करेगा? दीप्त प्रकाश देने तक ही उत्पन्न करेगा, प्रकाश देने तक ही उत्पन्न करेगा, देने तक ही उत्पन्न करता है। अब इससे शार्ट तो कुछ हो नहीं सकता, जब तक प्रकाश देते रहेंगे तभी तक ये दीप्त जो उत्पन्न करता रहेगा। ये दीप्त कब तक उत्पन्न करेगा? दीप्त जो उत्पन्न करेगा वह प्रकाश देने तक ही करेगा। इसमें दीप्त यानी वही प्रकाश, दीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश ना। दीप्त जो उत्पत्ति होती है या जो हमें मिलती है वह प्रकाश देने तक ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या होता है? स्फुरदीप्त में जो इसमें दीप्त उत्पत्ति होती है, दीप्त या जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, इससे प्राप्त जो प्रकाश होता है या वही दीप्त, ठीक है, वो प्रकाश देने के कुछ प्रकाश देने के कुछ समय पश्चात तक भी देगा, पश्चात तक भी देगा। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं स्फुरदीप्ति पदार्थ। ठीक है, स्फुरदीप्त पदार्थ, और इस घटना कहेंगे स्फुरदीप्ति कहेंगे। समझना गया? क्लियर? इसमें एक नया पदार्थ इन्होंने क्या ढूंढा है, जब इसी की खोजे कर रहे थे, इसी की खोज, इसमें तीसरा पदार्थ इनसे अलग मिल गया, वो मिला रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसको प्रकाश देने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वतः क्या करता है। तो यहाँ पे आ जाओ, तीसरा पदार्थ इन्होंने जो ढूंढा ये बिल्कुल अलग था, इसको इस नंबर में रखना ही नहीं है। ये हो गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये दोनों पदार्थ जो होते हैं प्रकाश देने पर हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है, सामान्यतः हमारे पदार्थ जो होते हैं, जितने भी पदार्थ है सभी में ऐसा होता है, कम हो चाहे अधिक वो अलग बात है, क्योंकि अगर ये प्रकाश अगर नहीं देगा तो हमें दिखाई कैसे देगा? हमने टार्च जलाई और प्रकाश उधर जाने में पता नहीं चला कहाँ चला गया हो, तो बताओ हमें ये वस्तु दिखाई देगी? नहीं। तो ये तो गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है। जैसे हम टार्च जलाए, दीवार हमें दिखने लगी तो हमें प्रतिदीप्त दे रही हो, तब वो हमें दिख रही है। और हम टार्च जलाए, प्रकाश हमारा इसको पार कर जाए, तब तो दीवार हमको दिखाई नहीं देगी, जैसे हवा को नहीं दिखाई देती है। और जैसे हमने हटाया उसके कुछ देर बाद तक भी प्रकाश देता है, तो होगा स्फुरदीप्त। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ ये क्या करते थे? कुछ ऐसे उनको पदार्थ मिल गए जो स्वतः प्रकाश देने की जरूरत नहीं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते थे, स्वतः प्रकाश का क्या करते थे? उत्सर्जन करते थे। स्वतः प्रकाश का क्या करते थे? उत्सर्जन करते थे। ठीक है, कौन तत्व थे ये? भारी नाभिक वाले तत्व थे, भारी नाभिक वाले तत्व, नाभिक वाले तत्व। जैसे हमने क्या बता दिया? 84 या 84 से ऊपर वाले, परमाणु क्रमांक Z बराबर 84 या उससे अधिक वाले, अधिक वाले तत्व हो जाएंगे। ठीक है, भारी नाभिक, भारा नाभिक हो गया, भारी नाभिक वाले तत्व जो जिनका Z क्या है? 84 या 84 से क्या है? अधिक है, वो क्या करते हैं? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उनको प्रकाश देने की जरूरत नहीं है। अब इसके पहले जो भी तत्व थे हमारी धरती पे, उनको प्रकाश देने की जरूरत है, तब अब प्रकाश मिलेगा। और जब तक दे रहे हैं तभी तक मिला तो प्रतिदीप्त, और देने के बाद भी कुछ देर तक हमें प्रकाश दिया तो स्फुरदीप्त। लेकिन ये ऐसा पदार्थ है जिसको प्रकाश देने की जरूरत नहीं, स्वतः प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जैसे पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, रेडान हो गया, वाशनारी। ऐसे तत्वों की सबसे पहले खोज किसने की? इसकी हेनरी बैकरल थे। जीके का सवाल हो गया, बैकरल। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इन्होंने खोज की इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की। किसे कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ? वे पदार्थ जिनके भारी नाभिक वाले तत्व, जिनका क्या होता है? जिनका परमाणु क्रमांक 84 से अधिक होता है, वह स्वतः क्या करते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रकाश है हमारा, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? इसे रेडियो एक्टिव कीड़े कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव कीड़े कहते हैं, एक्टिव कीड़े कहते हैं, रेडियो एक्टिव कीड़े कहते हैं।
और इसकी खोज किसने की थी? बैकेरल ने ना, इसलिए इसे हम लोग बैकेरल कीड़े भी कहते हैं, बैकेरल कीड़े भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में बता रहे। रेडियोएक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे कुछ भारी नाभिक वाले तत्व जो क्या होता है, जिसका परमाणु 84 से अधिक होता है, वह स्वतः क्या करते हैं? प्रकाश का अवशोषण करते हैं। स्वतः प्रकाश का अवशोषण करने की इस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस घटना को हम लोग रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इन कीड़ों को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव कीड़े कहते हैं। बैकेरल ने खोज किया, जिसे हम लोग बैकेरल कीड़े भी कहते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें मान लो बहुत कहेगा एक आध नंबर ऑब्जेक्टिव पेपर में दे सकता है, लेकिन आगे कोई भी A to Z कंपटीशन दोगे, ये सब चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पास में आ रही? रेडियो एक्टिव से कोई भी सवाल उठाया तो इसमें से और एक आध न्यूमेरिकल में से जरूर लेता है, तो इसलिए इसको शॉर्टकट में नोट कर लो। पियरे क्यूरी जानते हो कि नहीं? इसी में एक शब्द आता है रेडियो एक्टिव में ही, पियरे क्यूरी। एक शब्द इसमें पियरे क्यूरी भी आता है, एक मैडम क्यूरी भी करके आता है। ठीक है, देखो उसके पहले नहीं समझाएंगे। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, रेडियम तत्व की, रेडियम तत्व की। मैं जब कोई काम शुरू करता हूं तो उसमें आपत्ति शुरू हो जाती है। आधार कार्ड बनवाने गए तो पता चला प्राइवेट में पहले आधार कार्ड करेक्शन हो रहा था, बस जैसे मैं गया वो बोला भाई 2 दिन हुआ है, अब जो है डाक पे होगा। डाक पे गए पता चला 1 महीना पहले से नंबर लग रहा है। ठीक है, वो गुस्सा के चले आए। फिर गए एक बार, ऐसे सिस्टम बदल, जब गए सिस्टम ही बदल गया। ऐसे करते करते 1.5-2 साल हो गया। एक बार कहे कि अब करवाएंगे चाहे जो हो जाए, जितना लंबा नंबर लगे उससे नहीं मतलब। तो गए भाग के उस दिन शाम को, तो बोला नहीं यहाँ फार्म नहीं मिलेगा, फार्म जो है बगल प्राइवेट सेक्टर पे मिलेगा। तो वहाँ पर आके तो बोला कि इस टाइम नहीं, कल सुबह मिलेगा। उस दिन सुबह ही जगह कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो काम करना है। उस दिन इतनी बरसात, देखो काम में बस हमारे काम में विरोध है, विरोध तो है। इतनी बरसात में भीगते हुए बताओ आधार कार्ड करेक्शन कराया, और जैसे मैं करेक्शन कराया 1 महीने बाद फिर से प्राइवेट सेक्टर पर आ गया। तुम जाओ प्राइवेट, सीधे अब लगाओ अंगूठा, सीधे तुम्हारा करेक्शन हो जाएगा, फिर से प्राइवेट हो गया है। बस मेरे लग रहा था अलग से स्पेशली सब व्यवस्था बना रहे हैं, काम में बिगड़ आता है। मैडम क्यूरी जो थी, देख लो, मैडम क्यूरी नहीं, पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो इनकी वाइफ थी, और उन्होंने भी इसमें जो है बड़ा योगदान दिया था। लेकिन पियरे क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की थी। रेडियम क्या है? हमारा सबसे महत्वपूर्ण, अगर देखा जाए तो 2 ही तत्व है, यूरेनियम और रेडियम। 2 रेडियो एक्टिव तत्व तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके अलावा और क्या है? थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट तत्वों के नाम हैं। रेडियम और यूरेनियम के अलावा भी अगर इंपॉर्टेंट तत्व अगर कहा जाए रेडियो एक्टिव में, तो तुम्हारा क्या होगा? पोलोनियम हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। अब इसको बता जाओ, इन्होंने जो इसकी खोज की थी, हम क्यों इसको बता रहे हैं? इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बेचारे इसी को खोजते खोजते मर गए कैंसर से। ठीक है, कैंसर की इलाज की खोज किया उन्होंने रेडियो एक्टिव कीड़ों से, लेकिन इन्हीं कीड़ों की वजह से उन्हें कैंसर हो गया और मर गए वो। क्योंकि ये कीड़े अगर उसे ठीक कर सकती हैं, तो यही कीड़े जो है क्या कर सकती हैं? कैंसर को उत्पन्न भी कर सकती हैं। समझ में आ रही है? जैसे होता है कोई दवा हो किसी बीमारी को ठीक कर सकती है, पर वही दवा का डोज अगर ज़्यादा हो जाए तो रेगुलर तुम उसी दवा के बीच में ही रहो तो वही चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो जाती है। तो हमेशा जब जो इस तत्वों की खोज कर रहे हैं वो हमेशा इन्हीं तत्वों के बीच में रहते थे, तो हमेशा कीड़े निकल रही हैं, वो कीड़ों के प्रभाव से हो गया। लेकिन इन्होंने जो तत्व की खोज की उसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आ गए इसमें रदरफोर्ड। कौन आ गए? रदरफोर्ड हर जगह पहुँचे। फोर्ड जैसे नाम है वैसे इनका गाड़ी भी रहा होगा, फोर्ड गाड़ी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में जैसे सुना, बेचारे ने हाथ लगा दिया उसमें कि हम भी कुछ कर लें। ठीक है, इसमें रख दिया रेडियो एक्टिव पदार्थ डब्बे के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमने पहले भी चर्चा की थी, एक तरफ यहाँ निकलने के लिए रास्ता छोड़ दिया, यहाँ से कीड़े निकल रही थी, यहाँ से कीड़े निकलने लगी। इन्होंने एक तरफ क्या कर दिया? धन विद्युत क्षेत्र कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? एक तरफ धन विद्युत क्षेत्र कर दिया। ठीक है, एक तरफ क्या कर दिया? ऋण विद्युत क्षेत्र कर दिया। ध्यान समझना, एक तरफ धन विद्युत क्षेत्र कर दिया, एक तरफ ऋण। ये चेक करना चाहते थे कि इसमें कीड़े कितने प्रकार की हैं, तो इसमें 3 मिल गई सिंपल सी। ये कीड़े ऐसी थी जो धन की तरफ मुड़ रही थी, एक ऐसी थी जो कहाँ मुड़ रही थी? जो ऋण की तरफ मुड़ रही थी, और एक ऐसी कीड़ा थी जो सीधे जाएगी। और कौन ऑप्शन है इसमें?
जब दो ही क्षेत्र हम लगा रहे हैं, एक तरफ धन है एक तरफ ऋण है, तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये भी हो सकता है इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ा होगा। इससे ज़्यादा कोई कर तो इसमें पाए नहीं जाएंगे। कम से कम एक होता तो मान लो इधर मुड़ जाता, दो प्रकार के हो गए तो इधर भी मुड़ा इधर भी, तीन प्रकार से ज़्यादा तो इसमें पता नहीं कर सकते, क्योंकि एक इधर जाएगा एक प्रकार इधर जा सकता है, एक सीधे जा सकता है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं इसमें है। तो इन्होंने जब क्या किया कि यहाँ जो रेडियो एक्टिव कीड़े, उन्होंने रेडियो एक्टिव कोई पदार्थ लिया, जैसे पोलोनियम मान लो ले लिया, कोई एक पदार्थ ले लिया, जिसको क्या किया उन्होंने, बार बार पदार्थ उन्होंने चेंज किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उससे निकलने वाली कीड़ों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारा, एक तरफ धन विद्युत क्षेत्र एक तरफ ऋण। तो जो धन की तरफ मुड़ा उसका नाम इन्होंने बीटा रखा। क्या नाम रखा इन्होंने, उसका नाम रख दिया बीटा। ठीक है, क्या रखा इसका मान, बीटा। और इस पे क्या पाया गया, ऋणावेश का लक्षण होगा तभी धन की तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास ऋणावेश का गुण है, यानी बीटा किरण कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। दूसरा आ जाओ, इसमें जो ऋण की तरफ मुड़ा उसका नाम उन्होंने क्या रखा, अल्फा कण। क्या नाम रखा गया उसका, अल्फा कण नाम रखा गया। तो अल्फा कण हमारी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। कैसे होगी, पॉजिटिव धनावेशित होगी, तभी तो ऋण की तरफ मुड़ रही है। और जो सीधे निकल रही थी उसको आगे चल के जब उन्होंने पता किया तो वो पता चला कि विद्युत चुम्बकीय तरंग थी, और ये हमारी इसीलिए ये उदासीन इसको रखा गया, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया, गामा। क्या नाम दिया इसको, गामा किरण नाम दिया, गामा किरण। ठीक है, हिंदी में लिख दिया जाए गामा। हमारे यहाँ गामा पहलवान बहुत फेमस हैं, लोग कहते हैं बहुत बड़े गामा पहलवान हो गए हो, बहुत बड़े गामा हो गए हो। ठीक है, तो तीन प्रकार कीड़े थी, अल्फा बीटा और गामा। हम थोड़ा थोड़ा बस इसको चर्चा करेंगे। जिससे आ जाओ अल्फा कण की बात करेंगे। अल्फा कण किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है हीलियम नाभिक के समतुल्य। किसके बराबर होता है, जितना बड़ा हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक सोच लो जितना बड़ा होता है उतना बड़ा इसमें से कण निकलता है। जितना बड़ा एक हीलियम नाभिक होता है उतना बड़ा जो कण निकलता है, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं 2He4 नाभिक कहते हैं। ध्यान देना, असल में केवल 2He4 अगर लिखें हम तो इसका मतलब होता है हीलियम पूरे तत्व को शो करता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे 4 न्यूक्लियन होंगे, और जब 2 प्रोटॉन होंगे तो हम ये भी समझ लेंगे कि क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा बाहर। इसलिए हम यहाँ बगल में अगर नाभिक लिख दिए तो तुरंत ही इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा कण हो गया, क्योंकि नाभिक के रूप में यही निकलता है, छोटे छोटे कण, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि नाभिक का कण निकला, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाने वाले होते हैं। तो इसमें से अगर कोई ऐसा कण निकल रहा है जो हमेशा एक हीलियम नाभिक के बराबर हो तो हो गया अल्फा कण। और जब ये निकलेगा तो यहाँ बताओ हीलियम नाभिक में क्या होता है, 2 परमाणु क्रमांक और 4 क्या होते हैं, न्यूक्लियन। अगर किसी तत्व से बाहर निकला, जैसे मान लो हमारे पास X तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक Z है और उसका द्रव्यमान संख्या A हो गई। अगर इसमें से अल्फा कण निकल गया, क्या निकल गया इसमें से अगर अल्फा कण निकल गया, 2He4 निकल गया, तो खुद बताओ इसका मतलब क्या है। इसमें से अगर 2He4 निकला है तो 2 क्या कम हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 2 इसका परमाणु क्रमांक कम हो जाता है, यानी ये नया तत्व हो जाएगा। मान लिया ये Y तत्व बन जाए, आप ये तुरंत हो जाएगा Z-2। जब इसमें से अल्फा कण निकलेगा तो उसमें 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन हो गया ये और 2 न्यूट्रॉन मिलकर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन अगर निकल रहे हैं तो 2 प्रोटॉन निकलने से क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक का कम हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक कहते हैं किसे हैं, प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो जो भी इसका परमाणु क्रमांक होगा अब हो जाएगा Z-2। इसकी वजह से तत्व ही बदल जाएगा, क्योंकि तत्व किसके हिसाब से रखते हैं नाम, ये रखा जाता है परमाणु क्रमांक के अनुसार। और ऊपर द्रव्यमान में भी 4 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, A-4 हो जाएगा। ये हमारा, इसको हम लिखते हैं अल्फा कण। एक अल्फा कण निकला तो एक के निकलने से अब प्लस निकलेगी यहाँ पर ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, क्या निकलेगी यहाँ पर, ऊर्जा। यानी एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल उठाओ। जैसे मान लो हमने यूरेनियम ले लिया 92,238 मान लो उठा लिया। यूरेनियम ने क्या कहा, 234, 236, 238 सब पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। यूरेनियम हमने लिया, मान लो इसमें से एक अल्फा कण निकल गया। अगर इसमें से एक अल्फा कण निकल गया तो इसके परमाणु क्रमांक में, याद रखो, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जेड में क्या होगी, 2 की कमी। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो अल्फा कण है यह इसके बराबर है ही, 2 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो बताओ क्या बना ये हो जाएगा अब यूरेनियम नहीं रह गया, ये हो गया 90, और 90 पे क्या होता है, थोरियम होता है। 90 कौन है, थोरियम ही है, कोई और नहीं है, पता है नहीं कहाँ गया। 90 पे थोरियम है, सही अंदाजा सही है, 90 पे थोरियम हो गया। और ये कितना हो जाएगा द्रव्यमान बताओ, 2 निकला इससे ना, बताओ इससे कितना निकलेगा, 4,
हो जाएगा 234। अब ये हो गया नया तत्व। क्या निकला इसमें से? अल्फा कण। अल्फा कण को किससे दिखाओगे? 2He4 से अल्फा कण हो गया। ठीक है, अब प्लस क्या निकलेगी यहाँ पर? ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हीलियम नाभिक हो गया। पहली चीज अल्फा कण के बारे में देख लो, ये हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा इस पे आवेश कितने पाए जाएंगे? आवेश, इस पे आवेश, अरे 4 न्यूक्लियन से कोई मतलब नहीं है। 2 इसमें क्या पाया जा रहा है? प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे आवेश होता है +2E। ठीक है, +2E, जिसका मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि E का मान होता है 1.6, यानी 16 दूना क्या हो जाएगा? 32, सीधे सीधे एकदम। ठीक है ना? तो इसके जो आवेश होते हैं, पीछे भी इसके बारे में चर्चा की, वही रिवीजन हो रहा है। अल्फा कण पे कितना होता है? +2E आवेश होता है, और एक हीलियम नाभिक के समतुल्य हो गया। तो 2 आवेश तो यहीं से बन गए, बना कि नहीं बना? द्रव्यमान कितना हो गया? 4 न्यूक्लियन के बराबर। यानी हाइड्रोजन के दृष्टिकोण से देखो तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 न्यूक्लियन होता है। एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 न्यूक्लियन। तो हाइड्रोजन के हिसाब से 4 गुना इसका द्रव्यमान होगा। इसमें कितने न्यूक्लियन हो गए? 4 ना। और हाइड्रोजन कितना पाया था? 1H1। हाइड्रोजन में एक ही न्यूक्लियन होता, तो हाइड्रोजन का 4 गुना इसका द्रव्यमान होगा। समझ में आता ही नहीं है? इसलिए 4 की कमी और 2 की क्या होती है? ठीक है, तो इसमें याद रखोगे 2 प्रोटॉनों के बराबर इस पे आवेश पाया जाता है। एक प्रोटॉन का कितना होता है? +E। 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश हो गया, और द्रव्यमान जो हो गया वो हाइड्रोजन का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। या वही, तो ये जहां से भी निकलेगा 2 परमाणु क्रमांक में कमी करेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन घट जाएंगे, 2 प्रोटॉन लेके निकलेगा और 4 न्यूक्लियन लेके निकलेगा, इसलिए 4 द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बस इतना इसके बारे में रहने दो। अल्फा के बारे में आ जाओ, बीटा थोड़ा देख ले जाए। देख लो बीटा कण या बीटा कीड़े जो होती हैं, बीटा कीड़े जो होती हैं वो किन कणों से मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें पाया जाता है। इसको हम दर्शाते हैं इससे, β-1 0 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया? नीचे वाला हिस्सा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, यानी परमाणु क्रमांक में -1 अगर निकलेगा तब तो फिर -1 निकलने का मतलब यहाँ पे जब 2 निकल रहा है तो 2 को घटा रहे हैं। अब -1 जब निकलेगा तो -1 को जब घटाओगे तो -1 घटाने का मतलब ये हो गया कि -1 को घटाना मतलब ऋणात्मक को घटाओगे तो घटाने के लिए फिर से माइनस लगाओगे, तो ये हो जाता है प्लस। यानी कोई तत्व अगर हमारे पास है ZA, अगर उसमें से बीटा अगर निकल रहा है तो बीटा अगर निकलता है तो तुरंत बीटा के निकलने का मतलब हो गया 0 -1। अब देखो जैसे बीटा निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक में कह रहा है -1 हो गया, तो -1 घटा दो इसमें से, तो इसको घटाते ही परमाणु क्रमांक हो जाएगा Z+1, यानी ये भी नया तत्व बन जाएगा। और ऊपर कितना है इसमें? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 0। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 0। द्रव्यमान संख्या 0 होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो 0 होती है, द्रव्यमान संख्या 0 मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा A। अब देखो अगर किसी से बीटा निकल रहा हो तो बीटा निकलने का मतलब उसका परमाणु क्रमांक 1 क्या होता है? बढ़ जाता है, और द्रव्यमान संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो असल में ये है कौन जिसका द्रव्यमान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ऋणात्मक है? ऐसा कण कौन होता है परमाणु में? इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल समतुल्य हो गया। जो आवेश इसमें होता है ऋणात्मक होता है, ये हम लोग पढ़े अभी बीटा में। बीटा में जो आवेश होता है -E होता है, यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बराबर एकदम आवेश इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लो ये आखिर में ऐसे कैसे होता है? जैसे अगर मान लो नाभिक से कोई ऊर्जा निकल रही हो, उस ऊर्जा को अगर कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके बाहर निकल जाए, पास में आ रही है, तो असल में यहाँ समझना, असल में घटना थोड़ा अलग हटके होती है जिसकी व्याख्या बाद में हुई है, इसमें नहीं। अगर यहाँ नाभिक से मान लो अगला जो हम पढ़ेंगे गामा फोटॉन जब निकलता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बाहर किसी इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित मान लो कर लिया। ठीक है, तो अवशोषित करके जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही नाभिक के अंदर हो जाता है न्यूट्रिनो उत्पन्न हो जाएगा, जो संतुलन को बनाता है। किसको बनाता है? संतुलन को। तो इसमें एक धनावेश बढ़ जाता है। इसमें धनावेश बढ़ने की वजह से यहाँ पे धनावेश जब एक बढ़ गया तो यहाँ परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, और यहाँ पे ऐसे सिंबल लिखते हैं न्यूट्रिनो का। ठीक है,
ये घटना इसमें होती है। तो यहाँ पे अगर कहीं से सिंपल से याद रखो, अगर बीटा की कहीं से निकल रही है, बीटा किरण निकल रही है, तो एक बीटा कण जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि करेगा, द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं। मुख्य चीज यही है इसमें, ठीक है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, बराबर हो गया, और द्रव्यमान इसका कुछ है ही नहीं। देख लो, द्रव्यमान इसका नगण्य हो गया, बात नहीं है। तो इसका अगर द्रव्यमान लेना चाहो तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, विराम द्रव्यमान है। कौन सा द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान। इसका विराम द्रव्यमान हो जाएगा वही 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। जो वेधन क्षमता होती है, भेदने की क्षमता, जो वेधन क्षमता होती है, वेदने की क्षमता, देखो जिसका द्रव्यमान जितना कम होता है ना, उसकी वेदने की क्षमता उतना कम होती है। सिंपल से फिजिक्स में आ जाओ, अगर एक ईंटा चला के मारोगे तो पड़ोसी की कांच टूट जाएगी, वहीं पे गोली चला के मारोगे तो कांच को भेद करके पार निकल जाएगा वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जितना अगर कहीं ऊर्जा दी जा रही है तो छोटे कण को जब ऊर्जा दोगे तो उतनी ऊर्जा से आगे निकल जाएगा। उसको जब वेग दोगे तो छोटे कण में संवेग ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जैसे क्षमता जो होती है, जो बड़े कण होते हैं उनको अगर संवेग देना है तो वेग बहुत ज़्यादा देने में दिक्कत होती है, बड़े कणों को वेग देने में तो इसकी जो क्षमता होती है सबसे कम होती है। इसकी अपेक्षा वेधन क्षमता बीटा की 100 गुना अधिक होती है। वेधन क्षमता जो बीटा होगा इसकी हो जाएगी 100 गुना अधिक हो जाएगी, अल्फा की 100 गुना, अल्फा की 100 गुना होती है। अच्छा, तो अल्फा का उपयोग कहाँ करते हैं, अल्फा का उपयोग कहाँ किया जाएगा, जल्दी बता दो। क्या हमने कभी फिजिक्स में कहीं अल्फा का उपयोग किया है, परमाणु की संरचना ज्ञात करने में। किसमें इसका जो उपयोग करते हैं वह परमाणु की संरचना ज्ञात कर, परमाणु संरचना में देखो इस्तेमाल किया गया था, रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु संरचना में इसका उपयोग किया जाता है, अभी भी किया जाता है अल्फा कण का इस्तेमाल परमाणु संरचना में। वही बीटा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, यक्स रेज जानते हो, हाँ, यक्स रेज बनाने में, यक्स कीड़े बनाने में, रेज मतलब कीड़े होता है, यक्स कीड़े बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसका देख लो, जैसे मान लो अगर हमारे पास कार्बन 612 है, वैसे 612 तो रेडियोधर्मी नहीं होता है, अगर 614 कहो तो कर दे, क्योंकि हमने कहा था, कल बताया था कि जो 614 होता है समस्थानिक में हमने बताया था, समस्थानिक में 6C12 6C14, उसमें हमने कहा था कि ये रेडियो एक्टिव होता है, ये अस्थायी होता है, समझ में आ रही है। तो ये रेडियो एक्टिव इसी को उठा रहे हैं। मान लो इस रेडियो एक्टिव ने एक बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया, तो जैसे बीटा कण का उत्सर्जन करेगा, हमने कहा परमाणु क्रमांक क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 7, और 7 परमाणु क्रमांक होते ही, परमाणु क्रमांक बदलते ही तत्व ही बदल जाएगा, है कि नहीं है। 7 परमाणु क्रमांक कितना किसका होता है, नाइट्रोजन का, तुरंत ही नाइट्रोजन हो जाएगा। द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमने बताया था, ये 14 ही रहेगा, और यहाँ पे निकलेगी एक बीटा रेज। यही कारण है कि जल्दी हमें मिलता नहीं है, क्योंकि अगर ये 6C14 अगर कहीं होगा भी तो ये फटाक से न्यूट्रॉन इसको बीटा कण निकाल कर तुरंत नाइट्रोजन बना देगा, तो हमें मिलेगी क्या, नाइट्रोजन ही मिलती है। नाइट्रोजन में ये अस्थायी हो जाता है, ये अस्थायी नाभिक है, स्थायी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बस गामा रेज देख लो, ये सभी कड़ी प्रकृति वाले हैं, ठीक है ना, ये सब कड़ी प्रकृति हैं। गामा रेज जो होता है, गामा किरण, विद्युत चुम्बकीय तरंग में इसको पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। तो ये विद्युत की सबसे पहले चीज उदासीन है, ये क्या है, विद्युत उदासीन हो गया, क्योंकि ये हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गई, ठीक है। तो इसमें जो फोटान पाया जाता है, इसमें जो कण पाया जाता है उसको क्या कहते हो, फोटान। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसमें जो होता है उसको क्या कहते हो, फोटान। तो इसमें हमारा जो आवेश होगा, फोटान पे कौन सा आवेश पाया जाता है, उदासीन। क्या पाया जाता है, उदासीन। और सबसे अधिक वेग किसका होगा, इसी का होगा। ये चलेगा किससे, प्रकाश की चाल से चलता है, उससे कम वेग हमारा बीटा का होगा, और सबसे कम वेग किसका हो गया, इसका हो गया। यही कारण है कि वेधन क्षमता इसकी कम होती है, वेग सबसे अधिक इसी का होगा, गामा का। ये उदासीन भी हो गया। और अगर इसका विराम द्रव्यमान देखोगे, विराम द्रव्यमान बताओ, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, बोलिए बताओ, 0 होता है। हमने बताया था फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, जब वो पैकेट चल रही है ऊर्जा की तो द्रव्यमान का काम करेगा, जब वो जैसे रुका तो कोई उसको अवशोषित कर लेगा, वो रह ही नहीं जाएगा। बताया गया था ऊर्जा की पैकेट मानी गई है गतिमान, तो गतिक द्रव्यमान उसका लिए होता है।
लेकिन विराम द्रव्यमान क्या होता है उसका, फोटॉन का शून्य होता है। तो ये उसी से तो बना है, तो इसका विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, शून्य। और वेधन क्षमता इसकी इससे भी 100 गुना अधिक हो जाएगी। जो इसकी वेधन क्षमता है, हमने बता दिया इसका वेग सबसे अधिक हो गया। वेग इसका क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग है। हम इसको बताओ प्रकाश का वेग क्यों लिख रहे हैं, 3 × 10⁸ क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो निर्वात या वायु में होगा, कहीं और अगर मान लो प्रवाहित करने लगे तो माध्यम के हिसाब से चाल बदल जाती है, पढ़े हो ना, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। प्रकाश का वेग रहेगा। अब माध्यम देख लो अपना, ठीक है। वेधन क्षमता जो इसकी होती है यह 100 गुना होती है बीटा का, बीटा का 100 गुना, क्योंकि वेग बहुत अधिक हो गया, बीटा का 100 गुना। तो बताओ अल्फा का कितना हो जाएगा, 10⁴ गुना, क्योंकि इसका 100 गुना ये, इसका 100 गुना ये हो गया। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी हो गई, गामा की सबसे अधिक वेधन क्षमता हो गई। इसका वेग भी क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया। और इसको हम दर्शाएंगे कैसे, इसको दर्शाते हैं हम लोग कैसे, इसको जो हम दर्शाएंगे तो दर्शाया जाता है इसको h से, फोटॉन से दर्शाते हैं, फोटॉन से, ठीक है। इसको किससे दिखाया जाएगा, फोटॉन से। इसमें फोटॉन प्लस ऊर्जा निकलेगी, और किसी भी तत्व में से निकल रहा है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुन लो, जैसे मान लो हमने लिख दिया x, हमने x लिख दिया, परमाणु क्रमांक z लिख दिया, इसका द्रव्यमान a लिख दिया, इसमें मान लो गामा फोटॉन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो परमाणु क्रमांक बदलने वाला है, ना ही द्रव्यमान संख्या। यहाँ केवल हमने h लिख दिया। देखो h अगर लिख दे रहे हैं, ध्यान सुनो बात को, तो h का मतलब केवल गामा फोटॉन नहीं हो गया, ये कोई भी फोटॉन हो सकता है। h मतलब कोई भी फोटॉन, हम लोग पीछे भी जस्ट पढ़े कोई फोटॉन, लेकिन इसके नीचे में लिखना पड़ेगा गामा फोटॉन है तब तो ठीक है, नहीं तो कोई भी फोटॉन हो सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में कोई भी फोटॉन हो सकता है। तो ये गामा फोटॉन को हम कैसे दिखाएंगे, h से दिखा देते हैं। h मतलब ऊर्जा की पैकेट, ये केवल ऊर्जा निकलेगी इसमें, समझ में आएगी नहीं है। इसके निकलने से किसी परमाणु क्रमांक या नाभिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न न्यूक्लियन संख्या बदलेगी, ना ही परमाणु क्रमांक की बदलेगी। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं आगे हम पढ़ेंगे, कभी कभी पूछा भी जाता है बोर्ड में। इसका उपयोग होगा युग्म उत्पादन में, युग्म उत्पादन में, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है हमने बताया होगा कि या आगे बता भी दिया जाएगा। जब बहुत ज़्यादा उच्च ऊर्जा का हम गामा जब किरण जब भेजते हैं, गामा फोटॉन जब भेजते हैं, तो हमने बताया कि पहले कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन मान लो मिला, अब उसको पर्याप्त है ऊर्जा लेने के लिए और उससे अनंत तक जाने के लिए तो अवशोषित कर लेगा। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई तो अंदर जाने देगा। अब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर उसको भी ऊर्जा लेने के बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक, वहाँ तक जाने के लिए पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा ऊर्जा होगी तो ये ऊर्जा कहाँ चली जाती है, सीधे नाभिक में। और जब नाभिक में जाती है तो यह ऊर्जा एक तरफ से नाभिक में प्रवेश करेगी, यह ऊर्जा एक तरफ से नाभिक में यहाँ प्रवेश करेगी h, और इधर से h जाएगा, इधर से निकलेंगे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन और यहाँ निकलेगा पॉजिट्रॉन निकलेगा। चौथ इसे पॉजिट्रॉन भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन विपरीत होता है, इससे पॉजिट्रॉन इसलिए हमने नहीं कहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -e, ठीक है, ये होता है +e, पॉजिट्रॉन। यानी इसी को युग्म उत्पादन कहते हैं, जोड़ा बराबर द्रव्यमान के। यहाँ देखो, यहाँ ऊर्जा थी, ये बदल गया किसमें, द्रव्य में। अगले चैप्टर में पढ़ना है, तो इसका इसी में उपयोग किया था युग्म उत्पादन में। यहाँ युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे इधर से h ऊर्जा हमने दी, यहाँ से हमने दिया ऊर्जा, पर यहाँ 2 कण निकलेंगे, इधर से चला गया ऊर्जा, अब हमें इधर ऊर्जा नहीं मिलेगी, 2 कण मिलेंगे और दोनों कण बराबर द्रव्यमान के और विपरीत आवेश के तब मिलेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं जोड़ा। यानी ये युग्म उत्पादन इसने कर दिया। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं किसमें, गामा फोटॉन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। गामा फोटॉन का हमें अगला चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी इसमें सिस्टम रहने दो। अगर हम तुम लोग को याद होगा, हमने प्रथम कोट की अपक्रिया में पढ़ाया था कि अर्ध आयु, क्या पढ़ाया था हमने, अर्ध आयु जो होती है वो हमने T½ करके से पढ़ाया था। अर्ध आयु बराबर हमने क्या बताया था, 0.6932 अपान K करके शायद था, देखो तो याद है किसी को। ऐसे में लिखवाया था किसमें, प्रथम कोट में। तो जो ये नाभिकीय विघटन हो रहा है, सुन लो एक बार, रेडियो एक्टिव, यह भी हमारा प्रथम कोट की ही अपक्रिया, उसी संबंधित इसलिए बता दे रहे हैं, प्रथम कोट की अपक्रिया है। तो जो फार्मूला उसमें था वही फार्मूला यहाँ भी काम कर देगा रेडियो एक्टिव में, बस सिंबल बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अर्धआयु को कैपिटल T से दिखा देते हैं, ये सिंबल यहाँ पे बहुत करेगा, 32 के बजाय 31 भी इस्तेमाल कर सकते हो, 6931। और अपान जो K होता था वहाँ, K क्या था वहाँ पर,
वेग स्थिरांक। सिंबल देखो बदल जाते हैं, वही रहता है। यहाँ हम प्रयोग करते हैं लैम्डा, जिसको क्षय स्थिरांक कहते हैं। क्यों? वहाँ पे वेग, अब क्रिया जैसे हो रही है तो अब क्रिया होने के बाद हमारा धीरे धीरे उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो उसको हमने नाम दिया वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। यहाँ पे जो हो रहा है नाभिक क्षय हो रहा है, तो नाभिक के हिसाब से देखो तो नाभिक क्षय होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्षय स्थिरांक। काम वही करेगा सेम एकदम, बस हमने नाम बदल दिया स्थिति के अनुसार। यहाँ नाभिक हमारा क्षय हो रहा है, गायब हो रहा है, तो इसको क्षय स्थिरांक कहोगे, और उसमें क्या था, वेग स्थिरांक। बात वही है, सेम है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल अगर कभी करना पड़े तो आगे कर सकते हो, सेम एकदम। नाभ की अब क्रिया वही रहेगी, इसमें क्षय स्थिरांक या वेग स्थिरांक दे दिया, तो यहाँ पे हम अर्धायु निकाल सकते हैं। बात में आ गई। एक क्वेश्चन फेमस पहले पूछे जाते थे, उसमें था अर्ध आयुओं की संख्या शायद थी, ठीक है, अर्ध आयु की संख्या। अगर मान लो तुम्हारा शुरू में कोई अब क्रिया के पास रिएक्टेंट है, समझ लो, रिएक्टेंट समझ लो। अब क्रिया के पश्चात मान लो कोई अब क्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक की मात्रा मान लो प्रारंभ में R0, कितना प्रारंभ में R0 है, और अंत में पहुंच गई R पे। पूछ रहा है कितनी अर्ध आयु प्रयोग होगी, तो यहीं पे गुणे 1/2 करके हम यन कर सकते हैं। यन क्या है, अर्ध आयुओं की संख्या है। अगर यहाँ पे यहीं लगाओ, प्रथम कोटि की क्रिया भी है, प्रथम कोटि के लिए बता रहे हैं, ये प्रथम कोटि की क्रिया इसलिए बता रहे हैं। प्रथम कोटि में कह दिया कि किसी नाभिक का प्रारंभ में जो मान है उसका क्या हो गया, नाभिक का, नाभिक की प्रारंभ में जो सक्रियता है इसको दिखाओगे, ये हो जाता है प्रारंभिक सक्रियता, और ये हो जाएगा हमारा अंतिम सक्रियता होगी, अंतिम सक्रियता। तो इस अपक्रिया में, रेडियो एक्टिव में, अगर हमसे प्रारंभिक सक्रियता और मान लो अंतिम सक्रियता दे दिया, तो सिंपल सा यहाँ गुणे 1/2 करके पावर n कर लो, क्योंकि हर अर्ध आयु के पश्चात सबको पता है, अगर पहले R0 है, एक अर्ध आयु घटेगी तो बताओ इसका आधा हो जाएगा, नहीं जाएगा, एक और अर्ध आयु घटी उसका आधा हो जाएगा, फिर एक अर्ध आयु घटी उसका आधा, ऐसे आधा आधा होते ही एक दिन एक खुद आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पावर यहाँ लग जाती, सिंपल सा। ये हमारा उस अपक्रिया से रिलेटेड है। अब हम जाएंगे अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं अब, क्योंकि इस चैप्टर में जितना हमें बताना था शॉर्टकट हमने जानकारी दे दी इसमें, बाकी छोटी छोटी चीज़ें बस ज़्यादा याद रखो। जैसे यहाँ युग्म उत्पादन हमें पढ़ना है, असल में ये सब टॉपिकें हमें कहीं ना कहीं से घेर के रखती हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। बाकी भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें याद क्या करना है, आवेश याद रखो, द्रव्यमान याद रखो, ये हमारा मैटर याद रखो, ये जो कमी हो रही है ये आगे कहीं ना कहीं जरूर काम देगी, कमी याद रखो बस, ठीक है ना। ये तो जानते ही हो कि अल्फा कण का उपयोग कहाँ करते हैं, परमाणु संरचना में। ये भी याद रहेगा, बीटा का उपयोग कहाँ करते हैं, यक्ष किरण बनाने में, और गामा का उपयोग हम आगे पढ़ने वाले, वो भी याद हो जाएगा। अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं नाभ की ऊर्जा है, उससे संबंधित है, अभी नाभिक संबंधित ही है। इसमें आ जाओ, हेडिंग के पहले इंपॉर्टेंट कर दिए क्योंकि अब सब इंपॉर्टेंट हेडिंग है बोर्ड के लिए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, देखो एक समय ऐसा था जब द्रव्यमान को अलग से लिया जाता था और ऊर्जा अलग था, ठीक है। आइंस्टीन की थियरी से पहले द्रव्यमान को अलग मानते थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लोग पढ़े थे परमाणुओं में, ठीक है, परमाणु में पढ़ा था हमने कि जब अपक्रियाएं होती तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन होता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक में रहता है उतना ही किस में मिलता है, उत्पाद में भी मिलता है, ठीक है। उस समय द्रव्यमान संरक्षण का नियम अलग था वो। लेकिन जब नाभिकीय अपक्रियाएं होने लगी तो नाभिकीय अपक्रियाएं में पता चलता था तो पहले द्रव्यमान कम है, बाद में द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया, और नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया। हमने लिया दो द्रव्यमान को मिला दिया, मिलाने के बाद पता चला टोटल द्रव्यमान कम हो गया।
तो द्रव्यमान में क्षति होने लगी। और जो हमारा नियम था केमिस्ट्री का, वो कहता था कि द्रव्यमान हमारा संचित रहता है, तो नाभिकीय अपक्रियाओं में वो नियम गलत हो गया। फिर बाद में आया था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, न तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, एक से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसने कहा पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा वो क्या हो गई, निश्चित हो गई। पास में आ रही है। लेकिन अब यही बताओ, अगर मान लो ऊर्जा अगर उतनी निश्चित है, एक लकड़ी को जला दो, लकड़ी का द्रव्यमान कम हो गया, ऊर्जा में निकल गया बाहर, तो ऊर्जा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। मान लो इस कमरे को पूरा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया पूरा, तो ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से यहाँ ऊर्जा क्या हो गई, हमारी संरक्षित हो गई। पूरा बंद कर दो एकदम, ऊर्जा एकदम फिक्स हो गई, इसकी संरक्षित है। ठीक है, द्रव्यमान भी इसमें संरक्षित है। अगर द्रव्यमान को अगर हम जला दें, लकड़ी लाए जला दिए, द्रव्यमान नष्ट हो गया कि नहीं हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, तो द्रव्यमान संरक्षण बेकार हो गया। अब जैसे वो जलेगा वो बदल गया कुछ ऊर्जा में, उष्मा में बदल गया, हमारे रूम में फैल गया, हमारे रूम की उष्मा क्या हो गई, बढ़ गई तुरंत। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण का भी नियम क्या हो गया, गलत हो गया। तो बाद में आइंस्टीन ने बताया कि दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे हमारा द्रव्यमान आखिर कैसे बढ़ गया, हम लोग एक समय था छोटे से थे, बात में आ रही है, चलना भी नहीं आता, इधर से कल्टी मारे उधर गए, बात नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारा द्रव्यमान कैसे बढ़ गया, बताओ, द्रव्यमान संरक्षण नियम लगाओ, द्रव्यमान तो बदलना नहीं चाहिए, है कि नहीं है, बात में आ रही है। तो जो हम भोजन करते गए उसके द्रव्यमान से बढ़ गए, जो भोजन हमने किया वह भोजन जो हमारा द्रव्य था वह क्या हो गया, गल के हमें ऊर्जा दिया, उसी ऊर्जा को हमारे शरीर ने क्या कर दिया, द्रव्य में रूपांतरित कर दिया। किस में रूपांतरित कर दिया, द्रव्य में। और धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या हो गया, द्रव्य जो भोजन करते हैं उसी के हिसाब से तो बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा द्रव्य में जब रूपांतरित हो गया तो हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान बढ़ता चला गया। पाँच में आ रही है। एक समय ऐसा आता है जो हमारे शरीर के अंदर स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता घट जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर द्रव्य लेते रहेंगे तो फिर जानते हो मोटे तगड़े, ठीक है, कुछ लोग ऐसे इतने ज़्यादा मोटे हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, चलो इसमें वापस आ जाओ। तो हमारे कहने में ये है कि आइंस्टीन ने बताया सापेक्षता का सिद्धांत, उन्होंने दोनों में संबंध बनाया, किसमें, द्रव्यमान और ऊर्जा में बनाने वाले पहले संबंध यही थे, सापेक्षता। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत अगर देखेंगे किसका, आइंस्टीन का। आइंस्टीन का जो सापेक्षता सिद्धांत है, आइंस्टीन सभी पहले से पढ़े हो, ठीक है। इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम कभी भी डेल्टा एम द्रव्यमान को अगर हमने नष्ट किया कहीं पे, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। और यहीं से आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम अब आता है। अब जो एक्यूरेट सही नियम है वो न तो द्रव्यमान संरक्षण का है न ही ऊर्जा संरक्षण का। असल नियम क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी किसी निकाय की, पूरे ब्रह्मांड की द्रव्यमान और ऊर्जा या वही द्रव्य और ऊर्जा दोनों क्या है, दोनों निश्चित है। अगर हम चाहें तो द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्य में, लेकिन इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर हमने द्रव्यमान हमें लगा कि नष्ट कर दिया तो असल में नष्ट नहीं हुआ, किसमें बदल गया, ऊर्जा में। कहीं ऊर्जा कम हो गई तो असल में ऊर्जा कम नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, वो बदल गई किसमें, द्रव्यमान में। इन्होंने कहा इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, तब जाके सिद्ध हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा दोनों मिलाकर एकदम एक्यूरेट फिक्स है हमेशा। द्रव्य कम हुआ तो समझ लो ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है। या जितने द्रव्यमान है उसको जला के नष्ट कर दो तो यहाँ का वो अपने आप ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा, तापमान यहाँ का बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। पास में आ रही है। हरे यहाँ पेड़ पौधे लगा दो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, उमस हो रही है, प्रदूषण हो गया, खूब पेड़ पौधे क्यों लगाने कहे जाते हैं, वो क्या करेगा, उस ऊर्जा को धार कर लेगा और धार कर क्या करेगा, अपना विकास करेगा, वो द्रव्य में रूपांतरित होने लगा कहीं ना कहीं से। पास में आ रही है। तो ये चीज़ होती है, द्रव्य ऊर्जा में बदल सकता है, ऊर्जा द्रव्य में। तो यहाँ से हमारा नियम बनता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसको भी लिखवा देंगे। यहाँ सिंपल इनका नियम समझ लो। आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि हम डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो वह बदल जाएगा ऊर्जा ई में। किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ऊर्जा ई में, जिसका मान ऊर्जा ई में बदल जाएगा, जिसका मान होता है डेल्टा एम, जितना द्रव्यमान हमने नष्ट किया है गुणे सी स्क्वायर के क्या हो जाता है, बराबर। सी क्या है, प्रकाश की चाल है।
इनके हिसाब से अगर 1 केजी द्रव्यमान को हम नष्ट करते हैं, हालांकि 1 केजी द्रव्यमान नष्ट करना मुश्किल है, 1 केजी द्रव्यमान को अगर हम नष्ट करते हैं तो उसको प्रकाश की चाल जो होती है उसके वर्ग से गुणा कर दो, इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन क्या वास्तव में हम इतना नष्ट कर सकते हैं? एक लकड़ी को उठाओ, ठीक है, जब हम लेते हैं उसको, जब जलाते हैं तो जलाने के बाद राख बचती है, पूरा नष्ट नहीं होता। उसके बाद कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो हवा में उड़ जाएंगे। किसके कण बन गए? वो गैस के कण बन गए, लेकिन है तो द्रव्य ही ना, है कि नहीं? तो अगर हमारे हिसाब से यहाँ के नियम से अगर देखोगे, अगर 1 ग्राम केवल नष्ट कर दो किसी पदार्थ, कोई पदार्थ उठा लो, किसी पदार्थ का अगर हमने क्या कर दिया, मात्र 1 ग्राम नष्ट कर दिया, मान लो 1 ग्राम हमने नष्ट कर दिया, 1 ग्राम का मतलब कितना होता है? 10⁻³ kg होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बताओ वहाँ कितनी, किसी को उठा लो, पेट्रोल ले लो, हमें लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल को जला दिए, पर वास्तव में वो पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, वो धुएं के साथ वो गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गैस में। नष्ट नहीं होता। क्यों? रियलिटी देखो, अगर 1 ग्राम नष्ट करो, चाहे लोहा नष्ट कर दो, चाहे लकड़ी नष्ट कर दो, चाहे पदार्थ से नहीं मतलब है, बस उसके द्रव्यमान से मतलब है। 1 ग्राम चाहे पेट्रोल, अगर 1 ग्राम अगर वास्तव में पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो इनके हिसाब से जो ऊर्जा मिलेगी यहाँ पर, ऊर्जा E बराबर जो मिलेगी वो होगी यहाँ पर, यहाँ पे 1 ग्राम रखो, यहाँ द्रव्यमान यहाँ रख सकते हैं कितना? 10⁻³ kg हो गया, ये हम केस में लगा रहे हैं। और गुणे प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ होती है कि नहीं होती है? इसका स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा इतना जूल ऊर्जा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर E बराबर, बताओ कितना हो गया? 10⁻³ गुणे, ये हो जाएगा 3 × 9 गुणे 8 की पावर कितना हो गया? 16 जूल ऊर्जा हो गई। ठीक है। तो E बराबर हमारा हो गया यहाँ 9 गुणे, इसको जोड़ो, 10⁻13 जूल, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। बात समझ में नहीं आ रही? अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें, किस में बदल दें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें, तो किससे भाग करोगे? E से भाग कर देंगे इसमें। 9 गुणे 10⁻13 है, इसमें इलेक्ट्रॉन से भाग कर दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? चलो यहीं तक रहने दो, क्या करना है। लेकिन सोचो इतनी ऊर्जा मजाक नहीं है। 1 ग्राम अगर पेट्रोल नष्ट हो जाए वास्तव में, तो हम उससे कई महीने तक, लगभग साल भर तक ऐसे ही गाड़ी से चलते रह जाएंगे, ऊर्जा खर्च नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब हम पदार्थ को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा ना, इंजन में गया, वो जैसे ही इंजन में गया, दहन हो गया, जल गया, तो जलने के बाद उसके बस क्या हो गया? उसकी अवस्था केवल बदल गई। द्रव में था, किस में बदल गया? गैस में। तो वो हल्का हो गया, द्रव्यमान थोड़ा सा नष्ट हुआ, बहुत कम नष्ट होता है, बहुत कम द्रव्यमान नष्ट हुआ, गैस में बदल गया। जो द्रव्यमान नष्ट हुआ वही ऊर्जा में बदला है, और द्रव्यमान बहुत ही कम नष्ट होता है, क्योंकि 1 ग्राम अगर नष्ट हो गया, देखो कितनी ऊर्जा देगा? 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा दे देगा। समझ में आ गया? एक बार सिंपल सा देख लो, पूछे जा सकते हैं। क्या लिखोगे? आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, अगर मान लो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आइंस्टीन के अनुसार लिख सकते हो। इस सापेक्षता की जो थियरी है, यही आइंस्टीन को फेमस की है। सापेक्षता की जो थियरी है, रिलेटिविटी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, एक दूसरे से संबंध, ब्रह्मांड के कणों का संबंध हो गया एक तरह से। द्रव्य और ऊर्जा को जोड़ने वाला बस मात्र यही एक नियम है जो द्रव्य को और ऊर्जा को आपस में जोड़ता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि हम क्या करते हैं, डेल्टा m द्रव्यमान की क्या कर दिया जाए? क्षति कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो उससे प्राप्त ऊर्जा जो होती है E बराबर होगी डेल्टा m गुणे mc²। बस सिंपल सा लिख लो 2 लाइन फटाक से। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। उससे अभी जब भी पूछा गया है तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम करके ही पूछा गया है, तो इस नियम उस नियम में अंतर मत समझना। हेडिंग डाल लो, घर से कर लेना इसको। ठीक है। और इसको हमने इसलिए लिखवा दिया, मान लो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो अपने से हमने कहा ना, अपने से पूछ देगा। अगर मान लो कोई पूछ ही दिया कि इनके हिसाब से बताइए, आइंस्टीन के हिसाब से 1 ग्राम द्रव्यमान नष्ट करने पे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो होगी 9 × 10⁻13 जूल। नहीं पूछता तो मत लिखो। तुमसे अगर संबंध पूछा तो ले लिखो इस संबंध के लिए, या तुमसे कह दिया आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए, तो यहीं तक तब भी लाके छोड़ोगे,
और अगर तुमसे केवल पूछ रहा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो हमने शुरू में ही लिखवा दिया कि क्या लिखोगे, द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न न होकर क्या है, दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। सीधे लिख दो, द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः किसी निकाय का से संबंध कुल द्रव्यमान और ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। बस इतना ही लिख दोगे, ये तुम्हारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण हो गया। जैसे नंबर के हिसाब से क्यों ले पूछा, इतना लिख दो। इस चीज़ को हमने पीछे लिखवा दिया इसी में। तो ये टॉपिक हमारा लंबा हो गया, उसी में से छाट के शुरू वाला पैराग्राफ इसमें लिख लेना, पढ़ के याद करके, याद हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जल्दी बताओ, आ गया ना समझ में। ये हो गया आइंस्टीन का प्रकाश, कौन सा हो गया, प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगला टॉपिक लिख लो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं AMU। क्या कहते हैं इसे, AMU। पर बता दें, अब जो नई किताबें आ रही हैं, किताबें नहीं, जो भी चार्ट जहाँ भी जाओगे AMU पूरा ना इस्तेमाल करके केवल U लिखता है। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, हमने कहा हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है। 4 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। हमने कह दिया क्लोरीन का 17.5 है, तो 17.5 का मतलब क्या है, केजी, ग्राम। आखिर द्रव्यमान हम किस में नापते हैं, ना कोई मात्रक ना होता है हमारे पास। तो ये जो मात्रक होता है उसी को कहते हैं AMU, ठीक है। असल में अगर हमने कह दिया कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, इसका मतलब हो गया 1 AMU हो गया। लेकिन अब AMU नहीं इस्तेमाल करके, यानी एटॉमिक मास यूनिट लंबा न लिख के, अब इसको शॉर्ट करके केवल U कर दिया गया है। U भी लिखते हैं अब इसको। ये क्या होता है, किसके हिसाब से निकालते हैं, इसमें देखो हमारे पास हम उठाते हैं 6C12। हम ज़्यादा विस्तृत नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक नंबर में छोटा सा पूछता है, ठीक है। तो जब उतने में पूछता है उतने में सुन लो। जो हमारा कार्बन 6C12 होता है, इसका मतलब बताओ इसके नाभिक में कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 4। सॉरी, इसके अंदर नाभिक में क्या हो गया, इसका जो द्रव्यमान संख्या हो गई 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई। अगर इसका हम 1/12 भाग कर दें, क्या कर दें, इसका 1/12 भाग कर दें, क्या कर दें, 1/12 भाग अगर कर दें, तो बताओ कितना कण बचेगा इसमें। तब 12 ठे कण है इसमें कितने कण हैं, 12 कण है। द्रव्यमान संख्या 12 का मतलब इसमें न्यूक्लियन कितने हो गए, 12 हो गए। अगर 12 न्यूक्लियन है, उसका अगर हमने 1/12 भाग कर दिया, बताओ कितना न्यूक्लियन है बचा, 1 न्यूक्लियन बचा, कट के बचा नहीं 1। तो यही जो 1 न्यूक्लियन होता है, उसी के द्रव्यमान को हम कहते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट, यानी उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। सिंपल से सुनो, कार्बन 6C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के द्रव्यमान को, परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, या इसी को AMU या U से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा एकदम, समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी बोलो, एक लाइन में लिख लो केवल, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या लिखे हो, लिख लो कार्बन परमाणु एकदम सिंपल सा है। क्या हो गया, 6C12 कार्बन परमाणु की द्रव्यमान संख्या के कौन से भाग को, के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 1 AMU। अब इसका मान देखो, हमसे ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछता है, बस यही परिभाषा, इसका मान पूछ देता है। कैसे निकालते हैं हम बता देंगे साइड में, पर निकालने का भी नहीं पूछा गया। इसका मान पूछा जाएगा 1 AMU का मान, तो 1 AMU का मान यह होगा कितना है, 0.67
गुणे 10 की पावर -27 kg, जो हमने कहा था एक न्यूक्लियन के बराबर आएगा। कितना हमने बताया था? एक न्यूक्लियन का यही औसत द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कह दिया कि सोडियम का द्रव्यमान 23 लिख दिया, इसका मतलब 23 नहीं है, क्या है वो 23 AMU है, या कहेंगे U से अब दिखाया जा रहा है केवल, जिसका मतलब ये होता है कि 1 AMU का मतलब इतना kg द्रव्यमान है, इसका 23 गुना है वो। तो इसका 23 गुना करके याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि पावर में याद करना पड़ेगा, दशमलव में याद करना पड़ेगा, इसलिए सीधे सीधे हम किस में याद कर लेते हैं? AMU में। यानी ये भी द्रव्यमान का एक मात्रक है, सबसे छोटा द्रव्यमान का मात्रक यही है, AMU। ठीक है, बहुत छोटा। देख लो, इतने छोटे द्रव्यमान को 10 की पावर -27 kg द्रव्यमान को हम 1 AMU कह रहे हैं। ठीक है, इसमें देख लो, ये चीज़ हमसे मान पूछा जाता था, उसमें नीचे मान लिख लो, 1 AMU बराबर इतना। अभी निकाल रहे हैं कैसे निकलता है, पर जो मान पूछा गया उसी के साथ बता रहे हैं। केवल मान पूछ देता है, और इसमें पूछता है कि 1 AMU को 1 AMU की तुल्य ऊर्जा अगर पूछ दिया, ठीक है, मतलब इसको नष्ट कर दिया जाए। अगर बताओ एक न्यूक्लियन को, सबसे छोटा कण है ना नाभिक का, अगर इसको नष्ट कर दिया तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो इसकी जो तुल्य ऊर्जा होती है वह होती है 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोनों बता दे रहे हैं कैसे आ रहा है अभी। ठीक है, जैसे अभी तक जब भी पूछा गया तो 1 AMU इसकी परिभाषा, इसका मान और इसकी तुल्य ऊर्जा पूछी गई है, तो हमने लिखवा दिया। कैसे निकलता वो भी देख लो, साइड में कहीं देख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ऊर्जा ही देख लेते हैं। ऊर्जा कैसे निकलेगी? तुल्य ऊर्जा अगर निकालना तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा देख लो। तुल्य ऊर्जा हम जानते हैं, ऊर्जा E बराबर क्या होता है? E या डेल्टा E बराबर क्या होता है? अगर इसको मान लो हमने नष्ट कर दिया, किसको नष्ट कर दिया? 1 AMU को नष्ट कर दिया, तो नष्ट करेंगे तो कितना द्रव्यमान हम नष्ट कर देंगे? ये द्रव्यमान हमारा ना, यहाँ पे सूत्र होता है डेल्टा M इंटू होता है C² होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा M का मान कितना होगा? 1.67 गुणे द्रव्यमान कितना है? 10 की पावर -27 हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये द्रव्यमान हो गया, और C का मान कितना होता है? 3 गुणे 10 की पावर 8 ना, स्क्वायर है तो वर्ग कर लो, 9 गुणे 10 की पावर 16 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? यह आएगा किस में? जूल में, लेकिन हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। हम जूल था इसमें, देखो यहाँ जूल में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन में करना है, तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 से भाग कर दो। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से भाग कर दो। मान में कोई अंतर हुआ? आखिर बाद में अगर जूल में बदलना पड़े तो यम को क्या लिखते हैं? 10 की पावर 6। ई को क्या लिखते हैं? 10 की पावर ई को लिखते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो इसमें हमने बदल दिया मेगा इलेक्ट्रॉन में। इसको काट पीट के चेक कर सकते हो चाहो तो, कुछ करने लायक है। बाकी काम तुम लोग जिम्मे छोड़ देना, देख के आना इसको कितना आएगा। 10 की पावर -19 और -6 मिलके कितने हो गए? 10 की पावर 10 की पावर कितना हो गया? -13। ये हो गया -13, ऊपर जाएगा तो +13, +13 और 16 कितना हो गया? 29 हो गया ना। +29 और -27 +2 बचेगा। कितना बचेगा? +2। +2 का मतलब इसमें गुणा कर दो तो जाएगा 167 गुणे 9 और बटे हमारे पास बचेगा 1.6। भाग करके चेक कर लेना कितना आ रहा है इसमें। ठीक है, ये तुम लोग जिम्मे छोड़ दे रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिलहाल अभी तक यही पूछा है, सीधे मान ही पूछा है। यानी एक न्यूक्लियन को अगर नष्ट कर दिया जाए तो हमें ऊर्जा मिलेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, वैसे भी देख लो, जैसे 16 है ना ये, तो 10 से अधिक बार वही जाएगा, 1.6 है ना, 100 से अधिक बार जाएगा यही। ठीक है, देखो 16 थोड़ा 16 167 है ना, तो इससे अधिक जाएगा 100 से अधिक बार।
क्योंकि 100 बार में यह 167 होगा। एक 10 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा। 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 बार। 10 से इसमें गुणा करो 16। 100 से गुणा करोगे तो 160। तो इसका 100 गुना करेंगे तो 160 आएगा। तो 100 गुने से ज़रा सा अधिक आएगा। और जो 100 से अधिक आएगा तो ये 900 से अधिक आएगा। थोड़ा सा देख लो, है ना। तो इसको कर लेना। बाकी इसको भी बता दें कैसे आया 1 MU। बता दे, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि ये हमसे पूछा जाता है। हाँ, देख लो 1 MU भी देख लो कैसे आ गया। यहाँ सीधे मान लिखा गया है, इसलिए थोड़ा अलग से नीचे लिखना। 1 MU के तुल्य ऊर्जा का मान, ऊर्जा ही रहने तो ठीक है। अब उसका नीचे ऐसे कर लोगे, थोड़ा छोटी सेटिंग लिख लेना। 1 AMU का मान देख लेते हैं। 1 AMU का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान देख लो। इसका द्रव्यमान बराबर होता क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो कार्बन, हमने परिभाषा क्या पढ़ी है? हमने कार्बन पढ़ा है कि कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 का द्रव्यमान लेना है और इसके द्रव्यमान का क्या कर देना हमें? 1/12 भाग कर देना। यही नहीं किया हमने? कार्बन 12 परमाणु का क्या करना है? हमें द्रव्यमान लेना है, ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु का ना, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान लेना है। एक परमाणु का द्रव्यमान लेना है, ठीक है। और उसका कितना कर देना है? 1/12। यही परिभाषा थी ना। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को ही क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। हाँ, तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? हमने कहा थोड़ा सा समय 60 है, बाकी तो मान लो उन्होंने बताया था, लेकिन फिर से एक बार जान लो, जब पूछ ही रहे तो। सबसे पहले हाइड्रोजन को बनाया गया था। यही जो मैटर था ना, हाइड्रोजन पहले बनाया गया था। पर असल में जो टोटल जो उसके आने चाहिए AMU मान, वह 1 न हो के 1 से भागने लगा हो, तो उसको हटाया गया। फिर बाद में लिया गया था हमारा जो है, उसमें ऑक्सीजन को लिया गया था। नहीं, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन को लिया गया था। नाइट्रोजन 7, हमने 14 को उठाया था। पर पता चला कि उसको जो 14 लिया तो उसका 1/14वां भाग किया हमने। पर 1/14 भाग करने के बाद जो हमें मिल रहा था, ज़्यादातर सीक्वेंस में नहीं था, उसमें हमारा मान थोड़ा कम या अधिक हो जा रहा था। इसका मतलब ये था कि उसमें टोटल 14 न्यूक्लियन नहीं थे। असल में कहने की बात ये थी। और हाइड्रोजन में भी टोटल 1 न्यूक्लियन नहीं है। बात में आ रही है? उसके बाद लास्ट में बनाया गया ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन बनाया गया तो ऑक्सीजन उठाया गया था 8O16 को। तो इसका क्या किया गया? 1/16वां भाग लिया गया, 1/16वां भाग, ठीक है। तो जब 1/16वां भाग लिया गया तो उसको बनाया गया एक द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से देखोगे तो इसका द्रव्यमान 16 AMU आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 16 AMU। पर असल में पूरा 16 न्यूक्लियनों का गुण नहीं धारण करता था। लास्ट में जब कार्बन को उठाया गया तो अगर इसके जो कार्बन 12 का एक द्रव्यमान था, उसका 12वें भाग को जब 1 AMU बनाओगे तो इसके हिसाब से कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 12 AMU होना चाहिए। और उसका एकदम एक्यूरेट 12 AMU मिलता है। इसीलिए कार्बन ये सबसे लास्ट वाला था। बस में हमने इसकी चर्चा शुरू में इसलिए नहीं की क्योंकि हमें लगा पहले केमिस्ट्री में जैसे हम लोग 11th में पढ़ा देते हैं और अब उतना समय नहीं है, कोर्स निकलना है, इसलिए हमने चर्चा नहीं की। तो इसका अगर कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को अगर हम 1 AMU मान रहे हैं तो इस कार्बन 12 का कितना द्रव्यमान होना चाहिए? 12 AMU होना चाहिए, जो कि एक्यूरेट होता है। इसीलिए इसके पहले जितने थे सब रिजेक्ट हो गए। ऑक्सीजन को लिया गया था, वो भी रिजेक्ट, नाइट्रोजन वो भी रिजेक्ट, हाइड्रोजन लिया गया था वो भी, ठीक है। अब क्या लेते हैं? हाइड्रोजन में क्या लेते हैं बताएं? हाइड्रोजन का बनता जो है, तो असल में हाइड्रोजन का जो होता है 1H 1.008 होता है। तो अब हाइड्रोजन का परिभाषा जो बनती है इसी के आधार पर, वो भी सही है लेकिन वो थोड़ा उटपटांग पड़ती है। अब हाइड्रोजन पे ऐसे लिखा जाता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1.008वें भाग को 1 AMU कहा जाता है। ये परिभाषा है बनी। अब पहले जो बनाया गया था वो केवल सीधे लिख दिया गया था कि एक हाइड्रोजन 1 AMU के बराबर है, पर असल में ऐसा होता नहीं है।
हाइड्रोजन जो होता है हमारा उसमें एक mu नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा हट के। और इसका रीजन जानते हो क्या होता है? इसका रीजन होता है समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। अभी हमने मान लो कहीं ले लिया, हमारे पास 100 थे, अगर मान लो आगे परमाणु अगर आ जाते हैं तो 100 परमाणु जब उठाएंगे तो उसमें किसी का 1 मिलेगा, किसी का 2 मिलेगा, किसी का 3, उसका एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज वो भी 11th में है। जैसे हमने मान लो 100 परमाणु ले लिया, अब हमने 100 परमाणु जब हाइड्रोजन का ले लिया तो मान लो उसमें से 70% हमें 1H1 मिल गया, 20% मान लो हमें 1H2 मिल गया, और बाकी क्या मिल गया? जैसे मान लो इसे कब मिलता है 1H3 मिल गया। अब हम तीनों को परसेंटेज मात्रा के हिसाब से उसको जोड़ के तब निकाला जाता है। तो ये निकलता है कि असल में जब भी हाइड्रोजन उठाएंगे तो उसका द्रव्यमान इतना के आसपास मिलेगा हमें। ठीक है, तो परिभाषा समझ आई इस कहाँ से बनी है? अब आ जाओ, तो अगर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हमें निकालना, कैसे निकालेंगे? क्या एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना आसान है? आसान काम नहीं है। तो हम कैसे निकालते? सुन लो, जब भी 1 मोल उठाओगे, हमने बार बार कहा है, जब भी 1 मोल उठाते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे बनी है? जब भी 1 मोल उठाते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया कि ऑक्सीजन परमाणु को हमने 1 मोल लिया, कितना लिया? 1 मोल। तो अगर 1 मोल हमने लिया तो ऑक्सीजन किसको लिया है? ऑक्सीजन परमाणु को अगर 1 मोल लिया है तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसका मतलब है कि हमने 16 ग्राम लिया है। कितना लिया है? 16 ग्राम लिया है। अगर हमने कह दिया कि हमने ऑक्सीजन परमाणु को 1 मोल लिया है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम होगा, और उसमें जो परमाणु संख्या होगी वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। हमेशा याद रखो, अगर हम परमाणु को अवोगाद्रो संख्या के बराबर ले, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? n बराबर होता है, कितना होता है अवोगाद्रो संख्या? हाँ, 6.67 होता है। 0.22 गुणे 22 है 23। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये होती है अवोगाद्रो संख्या। क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या। एक बार सुन लो, क्योंकि बड़े क्लास को तो मान लो जानकारी जरूरी है, ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और इसीलिए कभी कभी कोई जगह उलझ जाते हो। ये जो अवोगाद्रो संख्या अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बस समझ लो। जैसे अवोगाद्रो संख्या n बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 का मतलब क्या होता है? अगर इसके आगे हमने कण लगा दिया, इतना कण हमने ले लिया, तो उसको हम कहते हैं 1 मोल कण। क्या कहते हैं उसको? 1 मोल कण कहते हैं। अगर इसके आगे हमने परमाणु कर दिया, इतना परमाणु हमने उठा लिया, इतना अगर हमने परमाणु ले लिया, सुना है? अब अगर इतना परमाणु हमने ले लिया तो उसे 1 मोल क्या कहोगे? परमाणु कहोगे, और जो इसका द्रव्यमान होगा पूरा, वह इसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। जैसे अगर हमने कह दिया ऑक्सीजन परमाणु को इतना उठा लो, इतना परमाणु ले लिया, यानी कितना ले लिया हमने? 1 मोल परमाणु ले लिया। ऑक्सीजन कितना ले लिया हमने? 1 मोल परमाणु ऑक्सीजन का ले लिया, इतना उठा लिया। तो अब ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16 है। तो तुरंत हो जाएगा 16 ग्राम उसका द्रव्यमान। उसका द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम उसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अगर हीलियम को उठाओ, हीलियम ले लिया हमने 2He4, अगर हमने 4 ग्राम हीलियम ले लिया, कितना ले लिया हमने? 4 ग्राम हीलियम ले लिया, तो उसमें हीलियम हमारा 1 मोल होगा। 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, समझ नहीं आई चीज? तो यही ध्यान रखना। अगर यहाँ परमाणु भार लेते हैं, अगर अणु भार ले लें, अगर यहाँ पे अणु भार ले लिया जाए, तो ये जानते हो किसके बराबर हो जाएगा? तब ये बराबर हो जाएगा अणुओं के संख्या के, तब उसको 1 मोल अणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन उठाओ, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। परमाणु भार कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन को दिखाते कैसे हो? O2 से, मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? 32। तो ऑक्सीजन का अणु भार अगर 32 है, तो अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन हमने ले लिया, तो इसका मतलब है कि उसमें 1 मोल अणु होंगे। अगर परमाणु भार ले लिया तो 1 मोल परमाणु होंगे। 1 मोल मतलब इतनी संख्या हो गई है, इसी को कहते हैं 1 मोल, इस संख्या को ही। ठीक है, अगर परमाणु भार को ग्राम में लेते हो, परमाणु भार को अगर ग्राम में ले लो, तो वह 1 मोल परमाणु के उसमें संख्या हो जाएगी 1 मोल परमाणु की। और अगर अणु भार ले लो ग्राम में, तो उसको कहते हैं 1 मोल अणु, उसमें संख्या पाई जाएगी। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे मान लो अगर हमने कार्बन
12 ग्राम ले लिया। कार्बन कितना ले लिया? 12 ग्राम। तो हमने क्या लिया है? परमाणु भार। क्या लिया हमने? परमाणु भार। तो अगर हम 12 ग्राम, अगर हमने क्या ले लिया? कार्बन ले लिया, तो उसमें कितनी संख्या पाई जाएगी? उसमें हमारे कार्बन के कितने परमाणु होंगे? n परमाणु होंगे, यानी 1 मोल परमाणु होंगे, अवगाद्रो संख्या। ठीक है। अगर हमने कार्बन को 12 ग्राम ले लिया तो उसका 12 ग्राम क्या? परमाणु भार है, यानी इसमें परमाणु संख्या कितनी हो गई? 1 मोल हो गई। कितनी हो गई? 1 मोल हो गई। यानी 1 मोल परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम की क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अगर हम एक परमाणु का द्रव्यमान पूछे, इसमें एक परमाणु का, इसे लिख सकते हैं n गुणे 1। n कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/12 गुणे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो चूंकि हम एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल नहीं सकते, चलो हमने पूरा 12 ग्राम ले लिया। कितना कार्बन लिया हमने? हमने ले लिया 12 ग्राम। और जैसे ही 12 ग्राम लेंगे, उसमें कितने परमाणु होंगे? उसमें टोटल होंगे n परमाणु, यानी वही अवगाद्रो वाले होंगे। उसमें कितने परमाणु होंगे? n परमाणु हो जाएंगे। तो n परमाणु से भाग कर दो तो हमें 1 की संख्या पता चल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्या होता है, 12 ग्राम अगर हमने ले लिया तो उसमें कितने परमाणु होंगे? कार्बन के n परमाणु होंगे। n मतलब यही है भैया, मान रख देंगे, इसी को n कहते हैं। तो अगर हमने 12 ग्राम अगर ले लिया कार्बन को, तो उसमें हमारी संख्या कितनी हो गई? n हो गई। तो इसके में अगर हम मान को हल करते हैं, तो मान लो अगर यहाँ n से भाग कर दिया, इसका मतलब किस में निकल गया? 1 में निकल गया, क्योंकि हमारा पूरा 12 किसका मान है? पूरे n परमाणुओं का मान है, पूरे n परमाणु का द्रव्यमान है। और n से भाग कर दिए तो 1 का निकल गया। समझ में आ गई? जैसे पूरी संख्या से भाग कर दो, अगर हमारे पास 100 का, हमने कह दिया, देखो हमने कह दिया कि 12 ग्राम, 100 लोगों का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो 100 से भाग करोगे तो 1 का नहीं निकल जाएगा। तो n से भाग करने से यहाँ 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ निकल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 12/n ग्राम। या एक सूत्र ही जान लो कि अगर एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, एक परमाणु का द्रव्यमान अगर निकालना है, किसी का भी एक परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना है, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक सूत्र ही है हमारा, सीधे होता है क्या? परमाणु भार बटे n, ग्राम में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? ग्राम में। ठीक है, तो सीधे भी रखा जा सकता है। किसी के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु भार बटे अवगाद्रो संख्या रख दो, तुरंत उसका द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा फट से। तो इसको रखो आप फटाक से। असल में गणना ऐसी चीज होती है ना, जैसे अभी कल देख रहे थे यूट्यूब पे एक वीडियो दिया था, एक ऑर्डर किया 9 इंच का पिज़्ज़ा था, 9 इंच का पिज़्ज़ा। ठीक है, 9 इंच का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया सर्कुलर में। ठीक है, वो बोला दीपावली का ऑफर चल रहा है, 5 इंच का उसको ला के दूध दिया है। ठीक है, वो कि खुश हो जाएगा, 5 कितना हो गया? 10 इंच। तो वो क्या किया, कह रहे 5 इंच। अब वो लगा जो है क्षेत्रफल निकाल ले कि 9 इंच का अगर होगा तो पाई r स्क्वायर लगाओ, तो 81 हो जाएगा। 81 पाई हुआ कि नहीं हुआ? पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल ना। अगर 9 इंच का पिज़्ज़ा लाता तो पाई r स्क्वायर, पाई r का मान 9 हो गया, 81 पाई हो गया। अब ये अगर 5 इंच का लेके आ रहा है तो 5 इंच के एक पिज़्ज़ा का कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर लगाओ, यहाँ 5 रखेंगे, 25 पाई हो गया एक का, दूसरा भी 25 पाई, ये मिल के हो गया कितना? 50 पाई हुआ। और उसको 80 पाई का स्क्वायर का उसको चाहिए था रेडियस का, तो मतलब नुकसान हो गया उसका। वो कह रहा है कि दीपावली के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं उसको। तो जिसको गणना है वो जानेगा ना, असल बात तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 9 इंच का जो लेगा रेडियस तो उसको बड़ा पिज़्ज़ा मिलेगा तो है ना, पाई r स्क्वायर लगेगा ना। अरे छोटा छोटा दूध 5-5 इंच वाला अलग पकड़ा दिया। अब आदमी जो नॉर्मल लोग कहेगा अरे 5-5 10 इंच ये सोचेगा 5-5 10 इंच, ये नहीं देखेगा कि एरिया जो कवर होती है, बाहर की एरिया, वो कवर करने पे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। तो ये सब गणनाएं हैं इसमें, देख लो। यहाँ पे 12 हो गया हमारा, देख लो 12, और n का मान कितना होता है? ये होता है 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है, देखो यहाँ 12 से 12 क्या हो गया हमारा? कट गया, इतना ग्राम हो गया। तेजी लगाओ, इसको मुँह पर लग जा रहा है,
इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 1/6.022 ऊपर ले जाएंगे 10 पावर 23 खुद क्या हो जाएगा -23। कितना हो जाएगा -23। देखो भाग करना है अच्छा से। अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दें और एक पावर यहाँ कम कर दें, इससे फायदा होगा कि सीधे 6 से हम 10 में भाग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो ये बहुत पीछे का शब्द है, मान लो छूट गया, ऐसे ही छोड़ दो इसको, इधर वाला बहुत छोटा हो गया ना। सीधे 6 से भाग करो कितना आ जाएगा 6 कम में 6 से भाग करें सीधे 10 में, क्योंकि बहुत ही कम मान है। कितना बच गया हमारा 4 40 में लोग कितना हो गया 6 चौके 36, फिर से 4 बच गया, फिर से 40 आएगा। तो हम 6 बार ले जाने के बजाय उसको 7 बार कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे का हमने कुछ मैटर छोड़ भी दिया भाग करते समय। तो जाएगा 1.67 गुणे 10 पावर -24, ये हो गया ग्राम हमारा। अगर इसको केजी में बदलना है तो 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है, या इसमें 10 पावर -3 से क्या कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 27 केजी। वही चीज़ आ गया। तो कभी भी एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो उसका परमाणु भार ले लो। एक परमाणु का द्रव्यमान, अगर एक अणु का द्रव्यमान निकालना है तो ऊपर अणु भार ले लो, सिंपल सा है। अगर एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु भार ऊपर लो और गात्रों से भाग कर दो, तुरंत ग्राम में निकल जाएगा, ठीक है। और अगर एक अणु का भार निकालना है ग्राम में तो अणु भार ऊपर लो, नीचे अवगाद्रो से भाग कर दो। ये हमारा इसका मान निकल गया।